Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. Today is the fourth lesson of physics and we are learning chapter number 1, physical quantities and measurements. And today we will learn about scientific notation and measurement tools. At the end of today's lesson, you all will be able to analyze and express the numerical data in scientific notation and justify and illustrate the use of common lab instruments to measure length like meter rule and measuring tapes. What is scientific notation? साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वे है जिसमें हम लार्ज या स्मॉल नंबर्स को 10 की पावर को यूज़ करके एक्सप्रेस करते हैं. मीन्स द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग सम पावर ऑफ 10 और प्रीफिक्सेस. मीन्स यहाँ पे हम प्रीफिक्सेस को भी यूज़ कर सकते हैं और प्रीफिक्सेस के टर्म में भी हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं. जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था कि जो लार्ज और स्मॉल नंबर्स हैं उनको कंसाइज करने के लिए हम जो प्रीफिक्सेस हैं उनको यूज़ करते हैं. और डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो हमारे पास होता है. लाइक मैं एग्जांपल दूँ अगर आपको, तो 2.5 मल्टीप्लाई 10⁵ फॉर एग्जांपल. तो यहाँ पे जो 2.5 है इसमें अगर हम देखें तो डेसिमल से पहले सिर्फ 2 है. ओके. और इसी तरह जो 10⁵ है तो ये हमारे पास बेसिकली जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें दो पार्ट्स होते हैं. जो नंबर होता है साइंटिफिक नोटेशन वाला, उसमें जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर होता है बिटवीन 1 to 9. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी 2.5 की, तो ये जो 2.5 है ये हमारा मेंटीसा पार्ट है. और जो हमारा 10⁵ है या जो भी 10 की पावर होगी जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, वो हमारे पास जो है वो सेकेंड पार्ट है जिसको हम पार कहेंगे. So we can say that scientific notation is divided into two parts. One is the mantissa and one is the par or exponent. Now we are going to discuss the standard format in which we have to express the numbers in scientific notation. Basically scientific notation में जब हम नंबर को लिखते हैं तो हमारे पास scientific notation में दो parts हैं. यानी जब हम नंबर को एक्सप्रेस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जिस नंबर को हमने एक्सप्रेस करना है उसमें अल्टीमेटली हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं. तो जब हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो आता है जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल पार्ट. फर्स्ट पार्ट मेंटीसा है जिसमें जो नंबर है वो या तो 1 है या फिर 1 से ग्रेटर. इट कैन बी टिल 9, यानी 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स हैं वो हमारे पास मेंटीसा पार्ट के अंदर आते हैं. और नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट क्या शो करता है? पावर ऑफ 10. और ये पावर ऑफ 10 शो करती है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो कितने टाइम्स मूव हुआ है. कितने टाइम्स मतलब कितनी वैल्यूज़ तक जंप किया है डेसिमल पॉइंट. अभी आगे जब हम लोग एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे तो ये जो फॉर्मेट है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हमने पॉइंट को शिफ्ट किस तरह से करना है और कितनी वैल्यूज़ तक शिफ्ट करना है. तो हमारे पास बेसिकली जो फॉर्मूला है हम कह सकते हैं मेंटीसा मल्टीप्लाई 10⁻⁴ एक्सपोनेंट. ओके, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब रूल की बात करते हैं हम. तो रूल में हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक नंबर है जिसमें हमने शिफ्ट किया है डेसिमल. फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट एग्जांपल लेके 0.004. यहाँ पे आपने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे कि ये जो डेसिमल आपको नज़र आ रहा है 0 के बाद, इसको हमने शिफ्ट करना है आफ्टर 4. क्योंकि हमने डेफिनेशन में कहा कि डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होता है साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि जो हमारे पास मेंटीसा पार्ट आ रहा है उसमें डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो रहे. तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 4, क्योंकि बाकी सब जो हैं वो ज़ीरोज़ हैं. तो जो बाद में आने वाले ज़ीरोज़ होते हैं डेसिमल के बाद, उनको हम एज सच जो है वो इसमें नहीं लिखते. या आप लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी इट्स ओके. और यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ जंप किया है डेसिमल पॉइंट? 1 2 3, यानी 2 ज़ीरोज़ और 1 4. तो ये हमारे पास जो वैल्यू है यानी हमारी जो एक्सपोनेंट है वो आ जाएगी 3. अब ये जो माइनस आपको नज़र आ रहा है, ये माइनस बेसिकली क्या है? ये माइनस शो कर रहा है कि अगर आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो आपकी जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में आएगी, यानी नेगेटिव होगी. ये चीज़ आपने याद रखनी है. इसी तरह अगर आप राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो उस केस में जो आपका डेसिमल पॉइंट है, जो आपकी एक्सपोनेंट है, वो पॉजिटिव होगी. जैसे आप देखिए 4000, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है वो हम खुद सपोज करके
लगाएंगे और ये जंप करेगा 3 0 से 4 के बाद, यानी 4 के बाद ये डेसिमल आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 3। क्योंकि 3 वैल्यूज़ 3 जीरोस जंप किया है तो इसलिए यहाँ पे 3 आ जाएगा। और ये पॉजिटिव क्यों है, प्लस क्यों है, क्योंकि ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ गया है। तो ये रूल हमने याद रखना है। अगर हम ये रूल याद नहीं रखेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस जो है वो रॉन्ग हो सकती है। सो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को एक्सप्रेस करने का, ये आपने याद रखना है कि हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स को। नेक्स्ट वी हैव सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। लाइक आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस टू सन की जो वैल्यू है ये अबाउट करोड़ में आ रही है, यानी 1,38,00,000 किलोमीटर। तो इसको अगर हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो आप देखें यहाँ से लास्ट ज़ीरो से हम डेसिमल पॉइंट को उठाएंगे और हम इसको शिफ्ट करेंगे 3 से पहले, यानी 1 और 3 के दरमियान में। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1.38। और 1.38 कौन सा पार्ट है हमारा, मेंटिसा पार्ट है, यानी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है साइंटिफिक नोटेशन का, जिसको हमने कहा कि न्यूमेरिकल पार्ट है, 1 से लेके 9 तक जिसकी वैल्यू हो सकती है, वो है हमारे पास 1.38 यहाँ पे। और कितनी वैल्यूज़ जो है ये जंप हुआ है डेसिमल, अगर आप काउंट करें इसको तो ये लास्ट 0 से लेके 3 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ बनती हैं। यानी हमारे पास जो 10 की वैल्यू पार आएगी वो होगी 10 टू रेज़ पावर 8। ओके, तो हमारा एक्सपोनेंट पार्ट आ जाएगा 10 टू रेज़ पावर 8। तो इस तरह से हमारा साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर एक्सप्रेस हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की जो लेंथ है बेसिकली ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है। और इसमें आप देखें इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पे हमने जो है लेफ्ट साइड से देखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट मौजूद है। तो यहाँ से इसी डेसिमल पॉइंट को हमने जो है वो जंप करवाना है 5 के बाद, क्योंकि हमने ये चीज़ याद रखनी है। डेफिनेशन से हमने पढ़ा कि डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है कि डेसिमल पॉइंट को उठाना है और 5 के बाद जो है वो उसको प्लेस करना है। तो ये बन जाएगा 5.2, यानी हमारा मेंटिसा पार्ट जो है वो 5.2 है। और बाकी जो हमारा एक्सपोनेंट पार्ट है वो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 10 जीरोस है। और फिफ्थ वाली जो वैल्यू है वो 5 है। 5 के बाद डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हुआ है तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे पास पार है एक्सपोनेंट है वो आ जाएगी 11। अब ये माइनस क्यों है, पहले वो जो सन की थी वो तो पॉजिटिव थी, वो आपने देखा कि वो जो है शिफ्ट हो रही थी राइट से लेफ्ट साइड पे। हमने अभी ये रूल डिस्कस किया है कि जब हम राइट से लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो एक्सपोनेंट के साथ जो साइन है वो प्लस होगा, और अगर हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो एक्सपोनेंट का साइन जो है वो माइनस में होगा। और अगर हम अर्थ के मैथ को देखें तो ये जो वैल्यू है अर्थ के मैथ की, ये भी एक लार्ज वैल्यू है। तो इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट होके आएगा 5 और 9 के दरमियान में, और ये वैल्यू बन जाएगी 5.98 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर, ये अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24, यानी 24 वैल्यूज़ तक ये डेसिमल पॉइंट जो है वो शिफ्ट होगा। और इस तरह इसकी जो एक्सपोनेंट पावर है वो आ जाएगी 24। और हमारे पास साइन अल्टीमेटली क्या होगा, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ गए हैं तो साइन जो है वो पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम नंबर्स को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देयर इज़ अ क्विक क्विज फॉर यू एंड इट इज़ गिवन इन योर बुक बेसिकली। तो फर्स्ट पार्ट आप देखें, इसमें है 0.00534। इसको हम किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे, ये जो डेसिमल पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 5 के बाद। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.34 मल्टीप्लाई, अब कितनी वैल्यूज जंप किया है 1 2 3, यानी 2 जीरोस और 5 के बाद आया है तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ बनती हैं, 2 जीरोस और एक 5। तो ये हमारे पास वैल्यू जो एक्सपोनेंट है वो आ जाएगा 3। और साइन क्या आएगा, यहाँ पे लेफ्ट से राइट साइड की तरफ गया है तो साइन हमारे पास माइनस में आएगा। इसी तरह नेक्स्ट में भी इसी तरह आपने जो है वो डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है आफ्टर 2। तो ये हमारे पास जो एक्सपोनेंट पार्ट है वो 3 आएगी, क्योंकि ये 3 वैल्यूज जंप किया है। फिर इसी तरह लास्ट में हम देखें ये वैल्यू है 0.45, काफ़ी स्मॉल वैल्यू है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि सिंपली जो डेसिमल पॉइंट है उसको 4 के बाद शिफ्ट कर देना है, क्योंकि हमने ये रूल याद रखना है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो हम जो डेसिमल पॉइंट हमने शिफ्ट करना है वो हमने इस तरह से करना है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट रहना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास इसके अकॉर्डिंग जो पार है वो आ जाएगी 10 टू रेज़ पावर 1, क्योंकि ये एक ही वैल्यू जो है वो जंप हुआ है। और बाकी की जो नेक्स्ट डी और ई पार्ट हैं दिस इज़ फॉर यू, यानी कि ये आपने सॉल्व करने हैं अकॉर्डिंग टू द
conditions and according to the guidance that I am giving to you. ओके अभी जो हमने इतनी सारी एग्जांपल्स डिस्कस की हैं तो उसी को फॉलो करते हुए आपने इन दोनों पार्ट्स को जो है वो सॉल्व करना है. ऐसा यूनिट गाइडलाइंस. अब हमने ये देखना है कि हमने जो यूनिट साथ में लगाने हैं साइंटिफिक नोटेशन में, हमने ये तो देख लिया कि नंबर्स को किस तरह से लिखना है. अब हमने ये देखना है कि यूनिट्स को किस तरह से लिखा जाता है. तो फर्स्ट रूल है हमारे पास कि यूज सिंबल्स नॉट एब्रीविएशंस, यानी जैसे सेकंड्स है तो सेकंड्स के लिए SEC लिखने के बजाय हम S लिखेंगे जो उसका सिंबल है. इसी तरह ग्राम्स के लिए G लिखेंगे. ओके इसी तरह जो SI है सिस्टम इंटरनेशनल उसके लिए SI लिखेंगे, S.I नहीं लिखेंगे. इस तरह नेक्स्ट रूल है नो प्लूरल फॉर्म्स, यानी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमारे पास जो आंसर है वो 10 है या 5 आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो यूनिट है वो तो प्लूरल में चले जाना चाहिए, यानी कि वो ज़्यादा जो है हमारे पास किलोग्राम आ गए. लेकिन हमने ऐसा नहीं करना. जो हमारे पास एग्जैक्ट सिंबल या यूनिट है हमने उसको सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना है. ओके जैसे 5 सेकेंड है तो 5S ही आएगा, किलोग्राम से है तो किलोग्राम ही आएगा. और नेक्स्ट थर्ड में लोअर केस सिंबल्स हैं. लोअर केस सिंबल्स में हमने ये बात करनी है कि जो हमारे पास यूनिट साथ में मेंशन होते हैं यानी स्मॉल m, सेकंड्स के लिए स्मॉल s. सिर्फ हमारे पास लीटर ऐसा यूनिट है जिसमें हमारे पास जो सिंबल है वो कैपिटल L होता है. और इसके अलावा जो साइंटिस्ट के नेम्स हैं उनके जो सिंबल्स हैं वो हम कैपिटल जो लेटर्स हैं उनसे शो करते हैं. जैसे न्यूटन के लिए कैपिटल N है, पास्कल के लिए कैपिटल P और स्मॉल a है. ओके और कैल्विन के लिए K है. और इसी तरह प्रीफिक्स की प्लेसमेंट जो है यानी प्रीफिक्सेस जो हम यूज़ करते हैं राइट, मिली सेकेंड्स, मिलीमीटर, ठीक है, हमने जो है उनको सेपरेट करके नहीं लिखना है बल्कि जो प्रीफिक्सेस यूज़ होंगी यूनिट के साथ वो बिल्कुल एडजेसेंट टू द यूनिट जो है वो लगाई जाएंगी. नेक्स्ट हमारे पास स्पेस बिटवीन यूनिट्स. जो स्पेस है हमने बेसिकली 1 जो है स्पेस देनी है या 1 फिंगर से भी कम स्पेस जो है वो हमने देनी है जब हमने यूनिट्स को लिखना है. जैसे न्यूटन मीटर है, ठीक है, न्यूटन भी एक यूनिट है और मीटर भी एक यूनिट है तो इन दोनों के दरमियान थोड़ी सी जो स्पेस है वो आपने देनी है. इनको लिखते वक्त बिल्कुल साथ में जो है वो इनको नहीं लिख देना. फिर लास्ट पे है नो कंपाउंड प्रीफिक्सेस, यानी एक कैलकुलेशन के अंदर एक आंसर में कभी भी आपके पास एक से ज़्यादा प्रीफिक्स नहीं आती, सिर्फ एक ही प्रीफिक्स आती है. सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है या किलोमीटर है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो है वो किलोमीटर और सेंटीमीटर इकट्ठे आ जाए. तो कंपाउंड प्रीफिक्सेस कभी भी यूज़ नहीं होती. ये सारी की सारी गाइडलाइंस जो है वो आपने याद रखनी है जब भी आपने कैलकुलेशंस जो है वो उनके आंसर्स लिखने. द नेक्स्ट इज़ द मीटर रूल. मीटर रूल एक ऐसा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग लेंथ मेजर करते हैं. बेसिकली वी कैन से द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द लेंथ इज़ कॉल्ड द मीटर रूल. ओके और अमूमन आपके पास जो स्केल्स होते हैं, जो रूलर्स होते हैं जिनसे आप लाइंस ड्रॉ करते हैं वो बेसिकली इसकी एक एग्जांपल में आते हैं. और लेकिन जो एक लेबॉरेटरी मीटर रूल होता है उसकी टोटल लेंथ होती है अबाउट 1 मीटर. ओके और 1 मीटर यानी कि इसके अंदर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और हर जो सेंटीमीटर है वो तक डिवाइड होता है 10 मिलीमीटर के अंदर, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे लीस्ट यानी सबसे कम मिनिमम जो रीडिंग हम ले सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, चाहे वो कोई मीटर रूल है, चाहे वो कोई थर्मोमीटर है या चाहे वो कोई और जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, तो जो सबसे कम रीडिंग वो हमें जो है वो मैयर करके दे सकता है यानी सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग जो हम उससे मैयर कर सकते हैं वो उसको हम उसकी कहते हैं लीस्ट काउंट, सबसे कम मेजरमेंट. ठीक है, जैसे आपके पास जो स्केल है अमूमन वो 15 सेंटीमीटर तक होता है तो उसमें हम कह सकते हैं कि आप जो है वो कितनी जो सबसे लीस्ट जो मेजरमेंट है वो आप उसमें से जो है वो कितनी कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मीटर रूल है उसकी लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर. ओके यानी सबसे कम जो रीडिंग हम इससे ले सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है. नेक्स्ट इसके फीचर्स हैं यानी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसकी लीस्ट काउंट. ओके नेक्स्ट वी हैव अवॉइडिंग मेजरमेंट एरर्स. इसमें हमने ये देखना है कि हमने कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है वाइल डूइंग द मेजरमेंट, क्योंकि अगर हम उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो हमारी कैलकुलेशन, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो रॉन्ग आते हैं, क्योंकि माइनर सा जो डिफरेंस है वो भी हमारी मेजरमेंट को रॉन्ग कर सकता है. तो फर्स्ट पे तो हमने ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको बिल्कुल अलॉन्ग द स्केल, बिल्कुल एक स्टार्टिंग एज के ऊपर आपने जो है वो अलाइन करना है. ठीक है, या प्लेस करना है. उसके बाद अगर आपका जो मीटर रूल है फॉर एग्जांपल उसका जो 0 है वो फेड हुआ है, ठीक है, यानी हम कह रहे हैं कि वो इनएक्यूरेट है, वो ठीक जो है मेजरमेंट नहीं है उसकी, या जो डिवीजन्स हैं उस स्केल पे
वो ठीक नहीं है, वो उस केस में तो हम कहेंगे कि जो है वो इंस्ट्रूमेंट में बिल्कुल फॉल्ट है। लेकिन अगर हमारा फॉर एग्जांपल 0 फेड हुआ है या 0 है ही नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, हम एक डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको लेंगे। यानी अगर हमारे पास 0 नहीं है तो हम 1 या 2 को कंसीडर कर लेंगे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और बाद में फिर जो हमारी इनिशियल रीडिंग हमने जो पहले रिकॉर्ड की थी उसको जो है हम माइनस कर देंगे फाइनल रीडिंग में से। तो हमारे पास जो है वो इस तरह से करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। फिर लास्ट पे है पैरालेक्स एरर। पैरालेक्स एरर में हम बात करते हैं कि हमारी आई का जो कांटेक्ट है, आई का जो लेवल है वो किस तरह से होना चाहिए मेजरमेंट के साथ। आपने जो अपनी आई का कांटेक्ट है वो बिल्कुल जो है वो क्या रखना है, परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी हमारा जो आई का लेवल है वो बिल्कुल अलोंग द मेजरमेंट होना चाहिए। अगर अलोंग द मेजरमेंट नहीं होगा तो हमारी जो रीडिंग्स हैं वो इनएक्यूरेट आएंगी। The next measuring instrument is measuring tape. Length measuring instrument is measuring tape. measuring tape अमूमन हमारे घरों में यूज़ होती है, ठीक है, और कारपेंटर्स वगैरह यूज़ करते हैं या डिफरेंट वर्कशॉप्स में भी यूज़ होती हैं। और ये जो है किसी भी कपड़े की या मेटल की या फाइबर ग्लास की बनी हुई होती है, डिपेंड करता है इनका यूज़ कहाँ पे हो रहा है। और इसके ऊपर जो रीडिंग है वो होती है सेंटीमीटर्स और इंचेस के अंदर, ओके। और ये हमारे पास 1 मिलीमीटर से लेके सेवरल मीटर्स तक जो है हमारे पास इसकी लेंथ जो है वो इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। और अगर हम इसकी लीस्ट काउंट यानी सबसे मिनिमम रीडिंग जो हम एक मेजरिंग टेप से ले सकते हैं वो है 1 मिलीमीटर तक। यानी 1 मिलीमीटर से स्मॉल रीडिंग जो डेसिमल्स में है वो हम नहीं ले सकते, उसके लिए हम कोई और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज़ करेंगे। और इसकी अगर एप्लीकेशन या यूजेस देखें तो हमने कहा कि कारपेंटर्स वगैरह यूज़ करते हैं इसको। इसी तरह जो हमारे पास ब्लैक स्मिथ्स हैं, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे पास ये घरों में भी टेलर्स भी यूज़ करते हैं इनको। तो डिफरेंट यूजेस हैं हमारे पास मेजरिंग टेप। दिस इज़ अवर होल लेसन। नाउ देयर इज़ अ होम टास्क फॉर यू। आपने सब जो टॉपिक है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन जो हमने आज कवर किया उसको आपने लर्न करना है, उसकी डेफिनेशन, उसके वेज, और इसी के साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है कि नंबर्स को एक साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कैसे करते हैं। और इसके साथ साथ आपने कोई क्विज को सॉल्व करना है, पार्ट डी और ई। और आपने जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी लर्न करना है, उनका यूज़ और उनकी लीस्ट काउंट। Thank you students. I hope there will be no problem at all, but if you will find any problem you can ask me.